हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सल्तनत काल को पढ़ने से पहले मैं दो चार चीज़ें हिस्ट्री की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ा देती हूँ आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे हमारे देश में अरबों का आक्रमण, ठीक है, अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था कह सकते हैं छठी शताब्दी से इनका आना भारत में धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट आक्रमण एक आता है। सबसे पहला वैसे भारत पर अरबों द्वारा जो आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। 712 में ये सिंध तक पहुंच गए थे, ठीक है। सिंध ये वाला पोर्शन है, यहाँ वाला पोर्शन है, यहाँ पहुंच गए थे, ठीक है। यहाँ पे आक्रमण इनका हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आता है कि भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण किस मुस्लिम शासक ने किया था, तो वो थे महमूद गजनी, ठीक है। तो ये सल्तनत काल में नहीं आते हैं, फिर भी मैंने इनको इंक्लूड किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। ये क्यों आक्रमण करते थे? ऑब्वियस सी बात है, धन के लिए, ठीक है। धन के लिए ये आक्रमण करते थे। और सबसे खास बात क्या होती थी, ये जहाँ भी जाते थे वहाँ की जितनी भी मूर्तियाँ होती थी उनको तोड़ देते थे, वहाँ के सोने खजाने ये सब लूट के ले जाते थे, ठीक है। तो इनको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता है, ठीक है। इसने फर्स्ट बार अटैक भारत पे कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। और इनका सबसे फेमस जो अटैक, जो हमेशा हिस्ट्री में पूछता है, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख लेंगे इसको, तो वो सोमनाथ मंदिर पे इनका अटैक था, ठीक है। गुजरात पे जो सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में, उस पे इनका अटैक था। और 1025 मतलब 1025 ईस्वी में जो है इन्होंने अटैक किया था इस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर अटैक किसने किया, तो महमूद गजनी ने। कब किया? तो 1025 ईस्वी में, ठीक है। और 1027 में अंतिम बार आक्रमण किया था इन्होंने, और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने इंक्लूड किया। और एक और फैक्ट है थोड़ा, मोहम्मद गोरी का, ये दोनों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने सोचा इसको पढ़ा देती हूँ। मोहम्मद गोरी जो हैं, 1 मिनट, मोहम्मद गोरी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो है 1175 में किया था, ठीक है। 1175 में सबसे पहला आक्रमण किया, और उसके बाद से सेकेंड टाइम आक्रमण किया था 78 में, ठीक है। 1178 में इन्होंने अटैक किया था। और उस टाइम भीम सेकंड जो थे यहाँ गुजरात में शासन कर रहे थे, शायद सोलंकी वंश के हैं शायद ये। भीम सेकंड यहाँ पे शासन कर रहे थे, राजपूत थे ये। और इनका जो अटैक हुआ था, तो उसमें भीम सेकंड ने जो है मोहम्मद गोरी को जो है हरा दिया था, ठीक है। फिर दोबारा से मोहम्मद गोरी ने 1191 में दोबारा से अटैक किया। कहाँ अटैक किया? तराइन में इनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, तराइन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा पूछता है, 1191 में हुआ था। इसमें भी गोरी हार गए थे, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए थे। बहुत इसके बाद से जो निर्णायक, एक तरह से कहते हैं निर्णायक जो युद्ध हुआ था, वो तराइन सेकंड हुआ था, क्योंकि इसमें गोरी जो है एक तरह से पूरी तैयारी करके आता है, ठीक है। और इस बार पृथ्वीराज चौहान थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ये बार बार दिमाग में रखिएगा कि तराइन फर्स्ट में, तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था उसमें गोरी हार गया था, और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें गोरी जीत गया था, ठीक है। और मोहम्मद गोरी का जो है एक थर्ड युद्ध, चंदावर का युद्ध, बहुत फेमस है। ये हुआ था इनका जयचंद के साथ, ठीक है। जयचंद के साथ इनका युद्ध हुआ था, 1194 में हुआ था। और इसमें जयचंद जो है एज यूजुअल हार गए थे, और गोरी जो है जीत गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सल्तनत काल के पहले के, ये दो शासकों के, कह सकते हैं आक्रमणकारियों के, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं सल्तनत काल में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। सल्तनत काल जो है, कह सकते हैं इसको आप GKTSL, अगर आप GKTSL याद रखते हैं तो आपको पहली बात तो सल्तनत काल का मोटा मोटा चीज़ पता चल गया, इम्पोर्टेंट।
गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये 5 वंश आए थे सल्तनत काल में। ठीक है, 1206 से लगाए 1526 के समय तक इन 5 शासकों का शासन रहा था। उसके बाद तो मुगल काल शुरू हो जाता है। तो सल्तनत काल में आपको क्या याद रखना है, GKTSL। इससे क्या सीक्वेंस भी आपको याद रहेगा। ठीक है, कि कौन किसके बाद आया था। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था, खिलजी वंश आया था, तुगलक वंश आया था, फिर सैयद वंश आया था, फिर लोदी वंश आया था। टाइमिंग देख लेते हैं। तो गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा था। तुगलक वंश 1320 से 1398 तक रहा था। और सैयद वंश 1451 तक रहा था। और लोदी वंश जो है 1451 से 26 तक रहा था, 1526 तक। इसके बाद मुगल आ जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन किसके बाद आया, तो इसके लिए आप वही GKTSL याद रखेंगे। सन में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभी ऐसे आ जाता है कि क्रमानुसार सजाइए, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, तो इससे आपको ईजी रहेगा। चलिए हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था कि लोग इंसान जो है गुलाम की तरह काम करता था। जो लोग गरीब होते थे तो वो लोग शासकों के यहाँ गुलाम की तरह, बंदगान की तरह काम करते थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, ये खुद एक गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे ये। ठीक है, बाद में गोरी ने इनको शासक बनाया। धीरे धीरे से ये अब सिंहासन पर बैठ गए, इंडिया में आए, इंडिया में इन्होंने शासन करना शुरू किया। 1206 में ये राजगद्दी पर बैठे और इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ज़्यादा लंबा टाइम शासन नहीं कर पाए थे, 1206 से 1210 तक ही रह पाए थे। 10 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने क्या क्या किया था, तो कुतुब मीनार जो है, आज का कुतुब मीनार हमको जो देखने को मिलता है, उसको बनवाया था इन्होंने, पर इसको पूरा नहीं बनवा पाए थे ये। उसका मात्र 1 मंजिला ये बनवा पाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने 2 मस्जिद बनवाए थे, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये मस्जिद, और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेनापति थे बख्तियार खिलजी। उनके बारे में एक टर्म क्या फेमस है, एक फैक्ट, कि उन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, उसको तहस नहस कर दिया था पूरा। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी को भी आप याद रख सकते हैं, किसके ये सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और चौगान खेलते हुए, किसी युद्ध में नहीं मरे थे ये, चौगान खेलते हुए जो है ये 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनका शासन कौन संभालता है, गुलाम वंश का, इनके जो दामाद रहते हैं इल्तुतमिश ऐसे ही नहीं शासक बन जाते हैं, वो भी इनके खुद के बेटे को, जिसका नाम आराम शाह रहता है, उसको मार देते हैं और फिर अपने शासक बन जाते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा खास देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने किया। तो जो कुतुब मीनार ये बनवा रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इन्होंने पूरा करवाया। ठीक है, और सबसे पहले चांदी का सिक्का यही चलवाए थे। चांदी का सिक्का, तांबे का जीतल, मतलब ये नाम क्या है, चांदी के सिक्के को टंका बोला गया था, तांबे के सिक्के को जीतल बोला गया था। ये सब अरबी सिक्का था। तो उसका चलन भारत में किसने चलवाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। तो इनके बारे में ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली लाई थी। इक्ता क्या होता है, ज़मीन का एक टुकड़ा जो होता था उसको इक्ता बोलते थे। इक्तेदारी प्रथा कौन लाया था, इल्तुतमिश लाए थे। चांदी का टंका, तांबे का जीतल कौन चलाया था, इल्तुतमिश चलाया था। और तुर्काने चहलगानी, मतलब 40 लोगों का एक अमीरों का ग्रुप होता था। ठीक है, वो सिस्टम यही लेके आए थे। जैसे कि राजा के बाद अगर कोई बड़ा समूह है जो सलाह मशवरा दे सकता है राजा को, तो वो उसको हम बोलते थे, ये लोग बोलते थे तुर्काने चहलगानी। ठीक है, या 40 का गुलाम, इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा है, तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जैसे ऐबक ने तो लाहौर में राजधानी बनाई थी, पर इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम जो है चंगेज खान, अब देखिए मंगोलों का अटैक तभी भी आ रहा था धीरे धीरे कहीं ना कहीं से, तो चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म जलालुद्दीन, ख्वारिज्म शासक था जो कि अफ़गानिस्तान वगैरह के साइड में होते थे,
तो ये यहाँ से जो है, अब यहाँ पे दिल्ली में ये शासन कर रहे हैं इल्तुतमिश, तो यहाँ पे ये भाग के आया था, ठीक है, जलालुद्दीन, पर उसको इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी, इसलिए क्योंकि ये चंगेज खान से भाग के आया था, और अगर ये शरण देते तो चंगेज खान इनके ऊपर अटैक करता, ठीक है। ओके, तो चंगेज खान से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था, जलालुद्दीन को जो है शरण नहीं दी। अब क्या होता है, 1236 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, और इनके बारे में एक और फैक्ट है, इन्होंने हौजे सुल्तानी बनाया था, ठीक है। इसके बाद कौन शासक बनता है, तो इल्तुतमिश की जो लड़की थी, पुत्री जो इनकी थी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान इसकी शासक बनती है। क्यों? क्योंकि इनका जो पुत्र रहता है उतना सक्षम नहीं रहता है, शासन योग्य नहीं रहता है, इसलिए रजिया सुल्तान जो है क्या बनती है, शासिका बनती है, और ये पहली मुस्लिम महिला होती है जिसने भारत में पहली बार जो है शासन संभाली होती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो रहन सहन था बिल्कुल पुरुषों की तरह था, मतलब ये चोगा पहनती थी, जैसे वो लोग पहनते हैं पोशाक, वो बिल्कुल ऐसे, और मर्दों वाली टोपी लगाती थी, उसको कुलाह बोलते थे, ठीक है। जो चहलगानी होती थी, तुर्के चुहलगानी जो थी, वो लोग बिल्कुल इनको पसंद नहीं करते थे रजिया सुल्तान को, क्योंकि ये बिल्कुल पुरुषों की तरह आउटफिट में रहती थी, ठीक है। इनकी जो शादी हुई थी अल्तुनिया से शादी हुई थी, पर इन लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र वगैरह रच के जो है रजिया सुल्तान की हत्या करा दी थी 1240 में। ओके, इसके बाद क्या होता है, फिर बलबन जो है गद्दी पर बैठता है, ठीक है। बीच का टाइम जो रहता है, जो शासक रहता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, उससे बलबन ने अपनी पुत्री की शादी करा दी होती है, और बाद में बलबन जो है किसी तरह से गद्दी को हथिया ही लेता है आखिर में, तो बलबन इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बलबन शासक पे कौन कब आता है, तो 1266 में ये गद्दी पर बैठते हैं, और ये सबसे पहले क्या करता है, तुर्काने चुहलगानी को जो है ये सिस्टम ही ख़त्म कर देता है, मतलब ये बोलता है कि भैया आप 40 वाला ग्रुप जो है नहीं रहेगा, कोई हमको ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये सिजदा और पैबोस, जैसे ये लोग जो शासक के सामने आदाब वाला जो सिस्टम होता है, फिर उसके पैरों को चूमना, ये दोनों जो सिस्टम थी, सिजदा और पैबोस, ये प्रथा बलबन ही लेके आया रहता है, ठीक है। और एक फारसियों का त्यौहार होता है नवरोज, तो नवरोज त्यौहार भारत में कौन लेके आया था, बलबन ही लेके आया था। और लौह एवं रक्त की नीति, मतलब कि बहुत कड़ी नीति, मतलब अगर शासन के समय में किसी ने भी कोई गलती की तो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहमत नहीं दिखाई जाएगी, उसको तुरंत फांसी दे दी जाएगी, या फिर उसको जो है कत्लेआम कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें, बहुत ही कड़ी नीति बनाई थी बलबन ने, उसको लौह एवं रक्त नीति बोलते हैं। पूछता है ये नीति कौन लेके आया था, तो बलबन लेके आए थे, और बलबन ने जो है उलुग खान की उपाधि ली थी, ठीक है। पहले के शासन तमाम उपाधियाँ लेते थे, तो इन्होंने क्या लिया था, उलुग खान की उपाधि ली थी। धीरे धीरे जो है गुलाम वंश अपने अंत में पहुंच जाता है, 1280 से 90 के बीच में धीरे धीरे ये ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है। इनका जो लास्ट शासक रहता है वो शमुद्दीन कैमूर्स रहता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे गुलाम वंश खत्म हो जाता है। नाउ कम टू खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलता है, मतलब लगभग 30 सालों का शासन रहता है, पर तगड़ा शासन रहता है, इसमें बहुत कुछ चेंजिंग लाई रहती है खिलजी ने। खिलजी के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ओके। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इसके शासक थे, संस्थापक थे। सबसे पहले इन्होंने ही मतलब ये वंश शुरू किया था, और इन्होंने राजधानी किसको बनाई थी, किला खोरी को, ठीक है। इनका समय ज़्यादा नहीं चला, थोड़े दिन तक शासन कर पाए थे, क्योंकि इनके खुद के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, मैं आपको थोड़ा याद दिला देती हूँ, अभी जो मूवी आई थी उसमें खिलजी का रोल किया ना रणवीर सिंह ने, वही वाला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनकी हत्या कर दी थी 1296 में अपने चाचा की, ओके। अब इसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे अपने शासन में जो है चेंजिंग लेके आता है, और वो चेंजिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्या ये चेंजिंग लेके आता है, पहला तो ये नकद वेतन लेके आता है। नकद वेतन क्या, पहले शासक क्या करते थे कि कोई उनका सिपाही है तो उसको वेतन देने की जगह जो है कोई ज़मीन का टुकड़ा दे देंगे कि लो भाई ये तुम्हारा एज अ वेतन तुम रख लो, हम तुमको मतलब पैसे नहीं दे सकते हैं, तुमको ये ज़मीन दे रहे हैं, इस टाइप। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया। ये अब पैसे के रूप मतलब आपको
जो है पैसे की तरह जो है वेतन देने लगा, कोई ज़मीन कोई उसकी जगह कुछ और नहीं। और इसने अस्थाई शासन ले आया, मतलब अस्थाई शासन मतलब अब ये जो सेना है ये परमानेंट इस शासन में रहेगी, ये चीज़ ये लेके आया था। और घोड़े दागने की प्रथा, मतलब कि जो इनके शासन में जो भी घोड़े हैं, घुड़सवार हैं, तो वो घोड़े को एक तरह से निशान बना देते थे, उसको दाग देते थे उस पर निशान कि हाँ भाई ये मेरे देश का है, मेरे राज्य का है, मेरे शासन का है, ये पता करने के लिए। ठीक है। और सैनिकों की हुलिया को लिखने की प्रथा भी ये लेके आया था, ताकि उसके प्रशासन में कोई धोखाधड़ी ना आ पाए, कोई बाहरी ना आ पाए, इसलिए। और इसने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रथा भी ले आई। पहले के शासन में क्या होता था कि जो मुनीम होता था वो लोग बहुत मतलब क्या करते थे, पैसों का गबन कर लेते थे। तो ये जब अलाउद्दीन खिलजी शासन में आता है तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली लेके आता है, जिसमें दीवाने रियासत होता है, सहना ए मंडी होता है, बरीद होता है। मतलब ये सारे सिस्टम के थ्रू क्या करता है, वो बाजार को नियंत्रित करता है। बरीद जो होते हैं इसके खुद के गुप्तचर होते हैं, जो बाजार में भेष बदल के घूमते हैं और इसको सही सही मतलब इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इतना डीप में नहीं पूछेगा, बट थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये सब क्या हो रहा है। और इसने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी। हाँ, इसने 2 नए टैक्स भी लगाए थे, जैसे चराई कर, मतलब पशु जो है जिस जगह में चरते हैं तो लोग ले जाके अपने पशु को जहाँ चारागाह में चराते हैं उसका टैक्स लेता था ये। और गढ़ी कर, मतलब आपका जो मकान है, जो घर है, उसके टैक्स लेता था। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि चराई कर और गढ़ी कर कौन लेके आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। ओके, हमने एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या लेके आया था। तो ये जो है घोड़े दागने की प्रथा, बाजार सिस्टम, मूल्य नियंत्रण सिस्टम और नकद वेतन, अस्थाई शासन और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, ये लेके आया था। ओके, इसने कुछ मस्जिद बनवाया है, जैसे जमैयत खाना मस्जिद इसने बनवाया है, अलाई दरवाज़ा इसने बनवाया है। और सुनिए, अलाई दरवाज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पूरे इस्लाम मतलब जितने भी मुस्लिम शासक भारत में आए थे उसमें सबसे बेस्ट वास्तुकला का टैग इसको मिला है, अलाई दरवाज़ा को। ठीक है, सबसे बेस्ट वास्तुकला रत्न इसको बोलते हैं इस्लामों में। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ट्रिक से याद रखिए, अलाई और अलाउ, इससे भी याद रख सकते हैं। सीरी का किला यही बनाया था, हजार खंबा महल इसने ही बनवाया था। तो ये 4 चीज़ें इसने बनवाई है। ठीक है, और इसने कौन सी उपाधि ली थी? सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। और ये खालसा सिस्टम क्या किया था, मतलब पहले के शासक जिन भी मान लीजिए किसी भी काजी अजी को या फिर किसी को भी अगर इनाम में या फिर खैरात में कोई ज़मीन का टुकड़ा दिया है, तो इसने क्या किया, वो सारे ज़मीन के टुकड़ों को छीन लिया और उनको खालसा बना दिया, मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसको खालसा का नाम दे दिया। ठीक है, तो खालसा सिस्टम भी किसने लाया था? खिलजी ने ले आया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लेके आई थी। और 1297 से 1306 ईस्वी तक के टाइम में, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के शासन में ही 6 बार मंगोलों ने अटैक किया और इसने बड़े बहादुरी के साथ उन सारे अटैक का मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 6 बार मंगोलों का अटैक किस मुस्लिम शासक के टाइम में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था। और इसका एक बहुत प्रिय कह सकते हैं, एक जो है गुलाम था, उसका नाम याकूब था। तो इसने क्या किया था, उसको अपना पूरा दीवाने रियासत नियुक्त किया था। ठीक है, बाद में यही इसको मार देता है। और इसने जो है, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे खुजाइनुल फतूह, उसको अमीर खुसरो ने लिखा था। रिहला को अब इब्न बतूता ने लिखा था। फुतूह तालीन लातीन ऐसे कुछ है, इसको इसामी ने लिखा था। तो यहाँ हमारा खिलजी वंश कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं तुगलक वंश की तरफ। ठीक है, देखिए जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना ही हम पढ़ेंगे, और हम यहाँ लगभग 99% फैक्ट जो है कवर कर चुके हैं, एटलीस्ट देख सकते हैं यहाँ पे। तो तुगलक वंश देखते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जीटी से याद रखेंगे क्योंकि बहुत तुगलक आने वाले हैं। तो इनका शासन कब से कब तक था? 1320 से 1398 के टाइम था। और इसके संस्थापक कौन थे? जीटी, मतलब मैं ऐसे ही बोलूँगी ताकि थोड़ा ट्रिक से याद रहता है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पहले ऐसे शासक थे जो नहरों का निर्माण कराए थे। नहर बनाना इन्होंने शुरू किया था। दिल्ली के पास एक शहर बनाया था तुगलकाबाद, जिसमें एक दुर्ग था जिसका नाम छप्पन कोट था। देखिए, इतने सारे फैक्ट याद नहीं होने वाले हैं, बट आप सुने भी रहेंगे तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आप आराम से मार्क कर लेंगे। और इसके बाद 1325 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि हम जानते हैं जितने भी संस्थापक आ रहे हैं अब तक हम जितना भी देख रहे हैं वो हार्डली 4 से 5 साल तक ही जिंदा रह पा रहे हैं। देखिए ये भी 1320 में शासन स्थापित किए और 1325 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब पीछे से हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कौन शासक आता है? तो इसके बाद आता है एमबीटी, मतलब इनका जो बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा पागल बोला जाता था, सन की बोलते थे लोग, क्योंकि ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। मतलब ये सोचते थे कि हम कुछ चेंज लाएंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे, पर सब कुछ बेकार हो जाता था। क्योंकि इनके सारे जो एक्सपेरिमेंट थे, इनकी सारी जो इनकी नीतियाँ थीं वो सारी फेल कर जाती थीं, जितने भी ये लागू करते थे। तो इनको स्वप्नशील, पागल ऐसे बोलते थे लोग। 1325 में ये बन जाते हैं शासक। और ये देखिए पहली चेंजिंग क्या करते हैं कि इनकी जो राजधानी दिल्ली थी उसको देवगिरी चेंज कर देते हैं। ठीक है, और उसका नाम रखते हैं दौलताबाद। ठीक है, और ये कृषि के विकास के लिए एक डिपार्टमेंट भी बनाते हैं जिसको अमीर ए कोही का नाम देते हैं। कौन देता है? एमबीटी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में एक फैक्ट बहुत फेमस है कि ये 2 तरह के कपड़े पहनते थे, जाड़े के अलग कपड़े, गर्मी के अलग कपड़े, 2 अलग पोशाक पहनते थे। और ये नई धातुओं के सिक्के लाए थे, जैसे कि कांसा का सिक्का और तांबे का सिक्का। ठीक, और इन्हीं के टाइम में इब्न बतूता आया था। पूछता है इब्न बतूता यात्री जो था, जो अफ्रीका से आया था, मोरक्को से, वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो आया था आपके इनके शासनकाल में, एमबीटी के टाइम में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। हाँ, और रिहाला जो है रिहाला जो है ये एक ग्रंथ कह सकते हैं। उसमें इसने इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सब कुछ बताया है, सब कुछ लिखा है। ठीक है, एमबीटी ने जैन प्रभु सारी, जिनका नाम था, उनको अपने जो है दरबार में सम्मान दिया था। ठीक है, इस तरह से पता चलता है कि ये हिंदुओं को भी जो है सम्मानित करते थे, उनका भी आदर भाव करते थे। 1351 में ये इनकी सिंध जाते हुए जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक, एमबीटी के टाइम में जो है दक्षिण में, वैसे आपके सिलेबस में ये पढ़ने को नहीं दिया है विजयनगर साम्राज्य, बट उस समय हरिहर और बुक्का, ये जो 2 भाई थे, ये लोग विजयनगर में शासन करते थे। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि एमबीटी के समकालीन दक्षिण में कौन शासन करता था? तो हरिहर और बुक्का विजयनगर में शासन करते थे। ठीक है, एमबीटी ने बदायूं में जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे को बनाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनाया था? तो एमबीटी ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद से जब इनकी मृत्यु हो जाती है सिंध में, ठीक है, तो उसके बाद इनका पुत्र फिरोज शाह तुगलक, एफटी, मैंने बोला था ना बहुत सारे तुगलक आने वाले हैं, जीटी, देन एमबीटी, देन आपका एफटी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी याद रख सकते हैं। 1351 में ये बनते हैं शासक। उसके बाद से ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो टैक्स थे जो कि लोगों को बहुत कष्टदायी लगते थे, तो ऐसे 24 टैक्स को ये ख़त्म कर देते हैं और केवल 4 अच्छे टैक्स लगाते हैं, मतलब जो इनकी नज़र में सही रहता है। ठीक है, और वो 4 टैक्स क्या थे? खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। देखिए, जजिया जो है और ज़कात, ये दोनों धार्मिक कर थे, धार्मिक टैक्स थे। देखिए, ज़कात जो था वो मुस्लिम लोग देते थे, मुस्लिम लोग धार्मिक कर ये देते थे ज़कात, और जजिया जो था ये गैर मुस्लिम लोग देते थे। ओके, और ये खराज जो था वो लगान वाली भूमि पे लगाया जाता था, और जो खम्स था वो युद्ध में जो लूट के माल होते थे ना, उस पे लगाए जाते थे। ठीक, और ये फिरोज शाह तुगलक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया था। जनरली क्या होता था, कोई भी शासक जो है ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे, पर ये पहले शासक थे फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया था। इन्होंने सिंचाई कर लगाया, नहरें बनाई, 300 नए नगर बनाए और
एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो हमारे अशोक थे, महान शासक अशोक, उनके समय के जो 2 स्तंभ थे, ये मैंने अशोक वाले टॉपिक में भी पढ़ा है। तो टोपरा और मेरठ, यहाँ पे 2 स्तंभ थे अशोक के, तो ये उसको उठा लाए थे दिल्ली में। ठीक है, ये भी फैक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो सिक्के चलाते थे वो मिक्सर था, मतलब तांबा और चांदी मिक्स था। ठीक है, उसको बोला गया था विक या फिर अद्धा। इनकी मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की 1388 में। ठीक, इनके तुगलक वंश के समय में जो है कुछ ऐसे ऐसे विभाग बनाए गए थे, जैसे दीवाने खैरात, दीवाने इश्तिहाक, दीवाने बंदगान। तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक बनाए थे। ये महिलाओं की, औरतों की जो है सहायता करने के लिए बनाया गया था। दीवाने इश्तिहाक बूढ़े लोगों की पेंशन से संबंधित था, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और दीवाने बंदगान ये दासों की केयर के लिए बनाया गया था, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और इसमें दीवाने अर्ज, ये मैंने गलती से लिख दिया है यहाँ पे, ये बलबन लेके आया था, ये सैन्य विभाग संभालता था, तो उसको दीवाने अर्ज बोला था बलबन ने। ठीक है, तो यहाँ हमारा और एक और है उश्र। उश्र मतलब है ये एक तरह का टैक्स है जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, ज़मीन का टैक्स था ये। ठीक, तो यहाँ हमने जो है तुगलक वंश कंप्लीट कर लिया, तुगलक वंश कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं सैयद वंश में। सैयद वंश बहुत छोटा सा है। देखिए, सैयद वंश की स्थापना जो है किसने करी थी? खिज्र खान ने। ठीक है, वो अपने आप को रैयत आला बोला, सुल्तान बोलने की जगह। बाकी जितने शासक थे अपने आप को सुल्तान का उपाधि देते थे, पर इसने अपने आप को रैयत आला की उपाधि दी थी। किसने? खिज्र खान ने, जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक, और ये क्या था एक्चुअल में? ये तैमूर लंग का जो है सेनापति था। तैमूर कौन था? ये लोग जो अभी अफ़गानिस्तान में थे, ये अभी इंडिया में आए नहीं थे। ठीक, तो तैमूर लंग का ये सेनापति था, जो कि मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक था। तैमूर लंग ने इसको बनाया था। 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये मुबारक शाह की उपाधि लेता है। और इसके बारे में जो है तारीख़ मुबारक शाही, इसको लिखा है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये लिखा है इन्होंने। ये मुबारक शाह के संरक्षण में थे, इन्होंने लिखा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछ सकता है। और मुबारक शाह जो थे मुबारकाबाद की स्थापना किए थे। ये शहर था यमुना नदी के किनारे। और सैयद वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन अहमद शाह। तो देखिए, बहुत छोटा सा हिस्ट्री है इसका, इसके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस संस्थापक याद रखिएगा और कुछ कुछ शासक जो इसमें हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे लोधी वंश। ठीक है, 1 मिनट। लोधी वंश हम देखते हैं। देखिए, लोधी वंश जो था 1451 से 1526 तक चला था। और आई थिंक ये बहुत लंबा शासन था, 76 सालों का शासन लोधी वंश। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। ठीक, बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। उन्होंने शाह गाजी, बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली थी। और ये कहाँ के थे, किस देश के थे? तो ये अफ़गान के थे। पहले अफ़गान शासक थे जिन्होंने दिल्ली पे शासन शुरू किया था। ओके, बहलोल जो है, इनके जो सरदार थे, ठीक है, मकसद अली, ये सरदार को मकसद अली बोलते थे। मतलब कि जो इनकी सरदार की ग्रुप हुआ करती थी उसको मकसद अली बोलते थे। और 1489 में इनका पुत्र निज़ाम खान सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेता है। ठीक, मतलब ये इतने ही टाइम तक रहे। ठीक है, 25-26 साल तक, आई थिंक 51 से 89 तक। ठीक है, उसके बाद इनका पुत्र जो है निज़ाम खान सिकंदर शाह की उपाधि लेता है। 1504 में जो है सिकंदर लोधी जो है आगरा की स्थापना करते हैं। अगर पूछता है आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो सिकंदर लोधी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इनके समय में सिकंदर मतलब लोधी के समय में गजे सिकंदरी ये कुछ चलता था। ये पैमाना था, इससे लोग भूमि नापते थे। ये पैमाना था गजे सिकंदरी। ठीक है, और खुद सिकंदर लोधी ने एक कविता लिखी थी जिसको गुलरुखी नाम से कविता लिखी थी। आगरा को राजधानी बनाया, शहर बनाया पहला आगरा, और उसको फिर राजधानी बनाई अपनी। ठीक है,
इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या है कि इन्होंने मुसलमानों को तजिया निकालने से, स्त्रियों को पीर पे जाने से और संतों को जो है मज़ार पे जाने से रोक लगा दिया था पूरा। ठीक है, स्त्रियां पीर में नहीं जा सकती हैं और संत मज़ार पे नहीं जा सकते हैं और मुसलमान तजिया नहीं निकाल सकते हैं। किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने ऐसा किया था। ठीक, और सिकंदर लोदी जो है 1517 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जो कि होली भी खेलता था, मतलब होली में शरीक होने वाला पहला मुस्लिम शासक, होली त्यौहार को मनाने वाला पहला मुस्लिम शासक था सिकंदर लोदी। और लोदी वंश में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, पानीपत फर्स्ट 1526 में। सब जानते होंगे इसके बारे में, अगर किसी ने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1526 में 21 अप्रैल को पहली पानीपत युद्ध हुई थी। किसके किसके बीच में? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुई थी। ठीक, तो यहाँ हमारा सल्तनत काल ख़त्म होता है और हम सल्तनत काल के बारे में थोड़ा सा, मतलब शासकों का ख़त्म हो गया, हम कुछ खास देख लेते हैं क्या सल्तनत काल की शासन व्यवस्था थी। तो सबसे बड़ा जो होता था उसको सल्तनत बोलते थे, जैसे देश है उसको सल्तनत बोलते थे। फिर उसके बाद स्टेट जैसे हमारे टाइम में है तो वो लोग प्रांत बोलते थे, प्रांत में बटा होता था, इक्ता में बटा होता था, उसको इक्ता भी बोलते थे। और जो इक्ता पे शासक करता था, जैसे हमारे यहाँ सीएम है ना, मुख्यमंत्री, राज्य पे शासन, वैसे ही प्रांत पे जो शासन करता था वो नायब, वली, मुफ्ती, उसको इन 3 नामों में से कुछ भी या फिर तीनों बुलाते थे। ठीक है, अब प्रांत जो होते थे वो सिका में डिवाइड होते थे, जैसे जिला होता है, और जो इस पे शासन करता था उसको सिकदार बोला जाता था। ओके, ये जिला फिर फाइनली जो है परगने में डिवाइड होता था। परगने पे जो शासन करता था उसको आमील बोला जाता था। ठीक, इसके बाद सबसे छोटा जो अंश होता है वो तो गांव होता ही है, और गांव में कौन होता है? मुखिया होता है। तो ये लोग जो सल्तनत काल में मुखिया को मुकद्दम बोलते थे, जो प्रधान होता था ग्राम प्रधान उसको मुकद्दम बोलते थे। ठीक है, देखिए इक्ता को शुरू किसने किया था? इक्ता सिस्टम को आपको मालूम होगा इल्तुतमिश ने शुरू किया था, पर उसको ख़त्म कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब सुनिए, उसको जब ख़त्म कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने तो दोबारा से उसको फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया, FST ने उसको दोबारा से शुरू किया था। तो चलाया किसने? इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोबारा से शुरू किसने किया? तो वो FST ने, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, और इनके समय में, किसके समय में? सल्तनत काल में जो कानून होते थे वो शरीयत कानून और हदीस पर बने होते थे। ठीक है, वो लोग जो भी मतलब मानते थे उस पे बने होते थे, उस पे डिपेंड होते थे। और मसाहत क्या होता था? ये अलाउद्दीन ने शुरू किया था। मसाहत मतलब कि अब क्षेत्रफल के आधार पे जो है भूमि पे टैक्स लगाया जाना। ठीक है, कुछ भी ऐसे नहीं, सब कुछ नाप जोख के, तो उस सिस्टम को मसाहत बोला गया। पूछ सकता है मसाहत सिस्टम कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दान की जितनी भी भूमि, अभी पहले बताया था मैंने, तो दान की जितनी भी भूमि थी उसको खालसा में चेंज कर दिया था। ठीक है, और जो सल्तनत काल के समय में देवल जो जगह था वो सबसे पॉपुलर बंदरगाह, मतलब वहाँ पे क्या होता था? आयात निर्यात ये चीज़ें होती थी। ठीक है, लगान सिस्टम को मुक्तई बोला जाता था। और सल्तनत काल के समय में जो लोक निर्माण विभाग, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, दीवाने इश्तिहाक, दीवाने खैरात, ये सारी चीज़ें ये फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। ठीक, अब इन सल्तनत काल में कुछ कुछ जैसे पद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे ये राजस्व का जो प्रमुख होता था वो वजीर होता था, वजीर आला ये सब होता है ना, तो वजीर होता था। ठीक, और जो उधार वगैरह का हिसाब रखता था, धन लेन देन का, वो मजूमदार होता था। और जो कोषाध्यक्ष होता था मेन, उसको खजीन बोलते थे। ठीक, और जो सिपाहियों का प्रमुख होता था, सैन्य का प्रमुख होता था, उसको आरीजे मुमालिक बोलते थे। ठीक है, और जो आय व्यय का लोखा, देखिए यहाँ पे उधार वाला हिसाब था तो मजूमदार था, और जो आय व्यय अलग चीज़ हो गई ना, तो आय व्यय का जो लेखा जोखा करता था उसको मुशरीफ ए मुमालिक बोलते थे। ठीक, और जो राजा के बाद जो न्याय की चीज़ें देखता था उसमें सर्वोच्च जो था वो काजी उल जकात होता था, काजी उल कजात होता था। ठीक, और गुप्तचर विभाग को बरीदे मुमालिक बोलते थे। ये टर्म थोड़ा 1-2 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये पूछ सकता है। और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का, उसकी पर्सनल सेवाओं का जो देख रेख करता था उसको वकीले दर कहते थे।
वकील दर यहाँ पे आप वो वकील मत समझ लीजिएगा। तो ये कौन होता था, ये व्यक्तिगत सेवाओं की देखरेख करता था। ओके। और जो सल्तनत काल में जो फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमी, मुद्रा व्यवस्था जो थी वो चांदी के टंके और तांबे की दिरहम पे बेसिस थी। ठीक है, चांदी के टंके और तांबे की दिरहम पर आधारित थी। जैसे गुप्त काल को स्वर्ण युग बोलते हैं, तो देखिए इसमें चांदी का टंका सबसे ज़्यादा यूज, कहीं भी सोने का यूज नहीं हुआ है। ठीक है। सल्तनत काल के टाइम में कुछ जगह बहुत ज़्यादा फेमस थे, जैसे आगरा। आगरा नील उत्पादन के लिए बहुत फेमस था। बनारस आज भी है, सोने चांदी की जड़ी की कढ़ाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। संतगांव जो है रेशमी रजाई के लिए फेमस था। अनहिलवाड़ा जो है ये तीर्थ व्यापारी जो होते थे उनके तीर्थ के लिए फेमस था। और सरस्वती जो था ये चावल की बेस्ट किस्म के लिए फेमस था, मतलब चावल की बहुत अच्छी यहाँ पे जो है किस्म पाई जाती थी। तो यस, हमने जो है पूरा सल्तनत काल कंप्लीट कर लिया। वीडियो शायद बहुत लंबी बन गई है, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।